जब G20 समिट के विमान ने अपनी उड़ान भरी थी तो सबने ये कहा था मौसम खराब है, अपनी पेटियां बांध लीजिए क्योंकि आने वाले वक्त में टर्बुलेंस हो सकता है और इसकी वजह से हो सकता है कंसेंसस ना बने और कोई भी जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं हो पाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने भारत में की तरफ से भारत ने एक ऐसा कंसेंसस बनाया कि पहले ही दिन G20 समिट इतना सफल रहा और हम एक दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन सामने लाने में सफल हुए हैं, जिसमें किसी भी मुद्दे से परहेज नहीं हुआ, जिसमें युद्ध की चर्चा हुई, जिसमें आतंकवाद पर जमकर बोला गया, जिसमें यह भी कहा गया कि न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कभी भी किसी देश को दूसरे देश के खिलाफ नहीं करना है। इसी के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई, हर बिंदु पर छूते हुए इस डिक्लेरेशन में कैसे स्वच्छ ऊर्जा की शुरुआत हो, कैसे बायोफ्यूल्स पर जोर हो, गोवा, अहमदाबाद, चेन्नई जैसे शहरों में जो पैक्ट्स किए गए थे उन सब का जिक्र हुआ। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है और कई अमेरिकी अखबारों ने भी और अन्य देशों के अखबारों ने भी यही कहा है कि अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, यानी जब तक उम्मीद थी कि इस तरह का कंसेंसस बन पाएगा उससे पहले ही न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन यानी G20 समिट के पहले दिन ही ये आ गया। यानी एक बात साफ है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो उसी के साथ आगे बढ़ा जा सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वो कमाल कर दिया है। विश्व मंथन में G20 समिट के हम विश्व विजेता बनकर निकले हैं क्योंकि हमने एक ऐसे वक्त पर जब वाकई मौसम खराब था, जब वाकई कोविड और उसके बाद से रूस यूक्रेन की जंग की वजह से पूरा विश्व दो हिस्सों में बटा हुआ था, ऐसे वक्त पर हमने बिल्कुल विपरीत व्यूज और ओपिनियन रखने वाले देशों को एकजुट किया, एक कंसेंसस बनाया, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में भी लिखा हुआ है कि सहमति से, कूटनीति से, बातचीत से ही किसी भी मुश्किल का हल निकल सकता है। हमारे साथ कई खास मेहमान आज जुड़ने वाले हैं, अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक और ऑस्ट्रेलिया से लेकर जापान तक, ये देखने के लिए कि इन देशों ने जो इसमें हिस्सा लिया है और इन देशों की सोच क्या है, वहां पर लोग किस तरह से G20 के सफल डिक्लेरेशन को देख रहे हैं। इससे पहले कि इन मेहमानों से हम चर्चा की शुरुआत करें, कई डिप्लोमैट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट कि कैसे विश्व में बजा है मोदी का डंका। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। दुनिया में बज रहा है पीएम मोदी का डंका। पीएम मोदी ने G20 सम्मेलन के जरिए वो लकीर खींच दी जिसे देखकर दुनिया दंग है। कूटनीति ऐसी कि रूस ने भी सराहा तो अमेरिका ने भी लोहा माना। That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. G20 की अगली अध्यक्षता की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति को सौंप दी। इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यानी दुनिया ने भारत की सुनी, भारत की मानी। पीएम का मंत्र ग्लोबल मंत्र बन गया, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का मंत्र ग्लोबल मंत्र बन गया। Como uma das principais instâncias de governança global na esteira de uma crise que abalou a economia mundial. Nossa atuação conjunta nos permitiu enfrentar os momentos mais críticos, mas foi insuficiente para corrigir os equívocos estruturais do neoliberalismo. आर्किटेक्चर फिनेंशियर ग्लोबल G20 का सम्मेलन मुख्य तौर पर 3 बातों के लिए जाना जाएगा। कूटनीतिक दमखम, शानदार मेजबानी, भारतीयता की छाप। यानी ऐसा लगा कि दिल्ली आकर जिनके दिलों में खटास थी वो मिट गई। किसी ने हाथ मिलाए तो कोई गले मिला।
लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात ये कि G20 के हर नेता ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। फ्रांस के राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि भारत ने सबको साथ लाने की क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन किया। फ्रांसीसी राजनीतिक सूत्र का ये भी कहना है कि पेरिस के नजरिए से दिल्ली घोषणा पत्र बहुत ही संतोषजनक है। यूरोपीय सूत्र बताते हैं कि बहुत मुश्किल सौदेबाजी थी और घोषणा पत्र पर सहमति भारत की महान उपलब्धि है। First of all, please allow me to thank Prime Minister Modi. Faithful to its principles, India did its utmost for its presidency of the G20 to serve unity and peace and send across a message. आखिर पर्दे के पीछे ऐसा क्या हुआ कि भारत में G20 की कामयाबी ने सबको चौंका दिया? या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। घोषणा पत्र पर 100% सहमति बनाने में सफल रहा भारत। यूक्रेन जंग का जिक्र हुआ, लेकिन न अमेरिका और यूरोपीय देश नाराज हुए, न रूस और चीन, यानी सब एक पेज पर नजर आए। घोषणा पत्र में 4 बार यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया, वहीं इसमें कहीं भी रूस का जिक्र नहीं किया गया। घोषणा पत्र में यूक्रेन के खिलाफ जंग की जगह यूक्रेन में जंग शब्द का इस्तेमाल हुआ। इस घोषणा पत्र में आतंकवाद का 9 बार जिक्र किया गया। घोषणा में भारत की ये बात शामिल की गई कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या धमकी देना अस्वीकार्य है। पीएम मोदी का शांति मंत्र ये युद्ध का काल नहीं है, इसे भी दिल्ली घोषणा पत्र में शामिल किया गया। G20 का यह आयोजन बेहद कामयाब रहा, चाहे वो भारतीयता की बात हो या एजेंडे को आगे बढ़ाने की बात हो। भारत ने जो एजेंडा वो चाहता था उसको आगे बढ़ाया और G20 देशों के सदस्यों में सहमति बनाई। और खास बात ये रही कि वो सहमति उस जो दिल्ली डिक्लेरेशन है उसको एक दिन पहले ही पास करवाया। उस पर सहमति बनाना बहुत बड़ी बात मानी जा रही थी। ये पीएम मोदी के विजन का ही कमाल है कि G20 के मंच पर जो हथौड़ा मारा गया उससे चीन भी चित्त हो गया। भारत की पहल पर G20 में अफ्रीकी संघ की एंट्री हुई। 55 देशों वाले अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने के साथ ही G20 अब ग्रुप 21 हो गया। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने चीन को एक और झटका जोर कर दिया। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना की काट निकालते हुए पीएम मोदी ने दिल्ली में अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च किया। अमेरिका और यूरोप से लेकर मध्य पूर्व के नेता इसे एक ऐतिहासिक समझौता बता रहे हैं। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। G20 सम्मेलन का भव्य कार्यक्रम तो खत्म हो गया, लेकिन पीएम मोदी की दुनिया दीवानी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने दुनिया के समीकरण ही बदल डाले, या यूं कहें कि मोदी का जादू चल गया। श्वेता सिंह, गीता मोहन, अशोक सिंघल, मौसमी सिंह और चित्रा त्रिपाठी के साथ अंजना कश्यप, दिल्ली आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं, क्योंकि अमेरिका से लेकर इंग्लैंड और जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के मेहमान आज हमारे साथ इस बहस में जुड़ रहे हैं। जितार्थ जय भारद्वाज, जो कि एडिटर इन चीफ हैं दी ऑस्ट्रेलिया टुडे के, वो हमारे साथ सीधे मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से जुड़ रहे हैं। दर्शन सिंह नेगी साहब, जो कि सदस्य है कंजर्वेटिव पार्टी के, वो हमारे साथ इंग्लैंड से जुड़ रहे हैं। नुपुर तिवारी जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ टोक्यो जापान से जुड़ रही हैं, जिन्होंने एक्सटेंसिवली G7 समिट को कवर भी किया था हिरोशिमा में। इसी के साथ विवेक काटजू जी, पूर्व सेक्रेटरी MEA के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र नाथ मिश्रा जी, फॉर्मर एम्बेसडर एंड करंटली प्रोफेसर ऑफ डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस एट OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव डोगरा साहब, फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू इटली एंड रोमानिया एंड फॉर्मर काउंसिल जनरल टू कराची पाकिस्तान, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं।
जो विदेशी मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं उनसे पहले शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद जो डिप्लोमेट्स हमारे साथ जुड़े हैं उन लोगों का रुख करेंगे। आप लोगों से सुबह से बातचीत हो ही रही थी। मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ दर्शन सिंह नेगी साहब, क्योंकि इंग्लैंड हो उसके बाद अमेरिका भी चलेंगे, ज्यादातर जो देश हैं वो यही कह रहे हैं कि एक कंसेंसस पर पहुंच गए और वो भी अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। मतलब सबको ये लग रहा था कि मौसम बहुत खराब है, G20 का विमान उड़ान नहीं भर पाएगा, आप कुर्सी की पेटी अपनी बांध लीजिए, टर्ब्यूलेंस हो सकता है। लेकिन यहाँ तो पहले दिन ही कंसेंसस बन गया। किस तरह से इसे देखा जा रहा है इंग्लैंड में? देखिए, भारत हमेशा दुनिया में शांति चाहता है। जब से हिस्ट्री शुरू हुई है भारत ने कभी किसी पे हमला नहीं किया है, कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया है। सो इसलिए मैं ये जानता हूं कि भारत ने जो किया है, जो मोदी जी ने जो किया है, पूरी दुनिया को एक साथ, सबके लिए सबका साथ सबका विकास लेके चले हैं, जिसमें हर कोई आदमी ने ये सोच लिया कि हाँ, जो भारत चाहता है, जो आज तक नहीं हुआ है G20 में, कभी भी किसी देश ने ये नहीं किया जो मोदी जी ने, जो भारत ने जो किया है कि सबका साथ, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, एक दुनिया, एक परिवार और एक भविष्य। ये सबसे बड़ा संदेश था और इसलिए हर कोई इस चीज के लिए सहमत हुआ है। एंड ये चीज सबसे बहुत बड़ी है। इसीलिए मुझे लगता है कि सभी देशों ने जो आपसे मैं बातचीत जारी रखूंगी। इस वक्त रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ गए हैं। मैं आपके पास लौट रही हूँ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हमारे साथ जुड़ गए हैं और डिजिटल इंडिया का भी एक बहुत बड़ा हॉल यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में लगा हुआ है। इसी के साथ कल्चरल कॉरिडोर है और आज सबसे यही चर्चा हो रही है कि पहले ही दिन G20 समिट में हम न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन सामने लाने में कामयाब हो गए हैं। मंत्री जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि कूटनीति के तौर पर, भारत के बढ़ते कद के दौर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो निजी तौर पर रिश्ते हैं तमाम देशों के साथ, इन सब के मद्देनजर न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन का बीते दिन आना किस तरह से देख रही है आपकी सरकार? किस तरह से इसे देख रहे हैं आप? अगर आज दुनिया का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो अगर हम देखें, बहुत सारे डिविजन्स हैं, बहुत सारे डिसकनेक्शंस हैं। ऐसी सिचुएशन है कि कोई भी एक देश दूसरे देश की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक ऐसे लीडर की तरह दुनिया भर में देखा जा रहा है जिनकी बात को सुना जाए, जिनकी बात को विश्वास किया जाए और एक स्टेट्समैन के तौर पे देखा जा रहा है। इसीलिए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन G20 के समिट से एक दिन पहले ही तय हो गया, जिसमें सभी ने सहमति जताई। भारत का जो व्यू पॉइंट है उसके ऊपर सहमति जताई। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस विजन पे सहमति जताई। ये इसका दुनिया में इतना बड़ा महत्वपूर्ण है आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में कि विश्व भर में मोदी जी को एक ऐसा स्टेट्समैन की तरह देखा जा रहा है जिनकी बात को हर कोई विश्वास करे, सुने और समझे और उसको स्वीकार करे। जी देखिए अश्विनी जी, ये चर्चा बहुत ज्यादा थी क्योंकि इस समिट के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा स्केप्टिसिज्म भी था, सस्पिशन भी था। लोगों को ये लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा कंसेंसस पर पहुंचना। एक तो कोविड की मारामारी, उसके बाद से उस महामारी के बाद हमने देखा कैसे रूस यूक्रेन की जंग हुई और जब G20 का ये विमान उड़ा तो सबने कहा मौसम बहुत खराब है, आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बहुत मुश्किल होगा सेफ लैंडिंग करना किसी कंसेंसस के साथ। लेकिन इस डिक्लेरेशन के आने के बाद 3-4 मोटे प्रश्न जो भारत में पूछे जाएंगे वो ये है कि भारत को क्या मिला। तो अगर मैं बतौर मंत्री आपसे पूछूं, भारत सरकार के मंत्री के तौर पर, भारत को इसमें क्या हासिल हुआ इस डिक्लेरेशन, इस समिट के जरिए? मैं आपको 3 एग्जाम्पल देना चाहूंगा। सबसे पहला DPI का एग्जाम्पल। प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को जब PM साहब ने 2015 में लॉन्च किया था तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे कि इससे क्या होगा। आज आप देखिए, हमारे गरीब से गरीब परिवार में, वंचित वर्गों में, हर जगह आज हाथ में टेक्नोलॉजी होने से एक एम्पावरमेंट आया है, एक इंक्लूजन हुआ है, फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। अब सारी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है कि भारत का डिजिटल इंडिया का, DPI का जो इंडिया स्टैक है, उसको विश्व भर में इसका उपयोग किया जा सकता है।
डेवलप्ड कंट्रीज में और इमर्जिंग कंट्रीज में, हर एक तरह के देश में, हर एक इकोनॉमी में इसकी एक्सेप्टेंस है, पहला। दूसरा, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, जिसके कारण कई देश एक बहुत बड़े कर्जे के बोझ के नीचे दब रहे थे, आज उसके विपरीत एक नए विजन के साथ भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका, इसके बीच में शिपिंग और रेलवे के माध्यम से एक नई कनेक्टिविटी का कॉरिडोर बने, नया कम्युनिकेशन का कॉरिडोर बने, जिससे कि ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन में एक टोटली नया डायमेंशन बने, उसको एक्सेप्ट किया गया। तीसरा, भारत को टेक्नोलॉजी डेवलपर की तरह एक्सेप्ट किया गया है। आप सोचिए कितना बड़ा माइंडसेट में चेंज है। वर्षों वर्षों तक भारत टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया में इधर उधर घूमता था। आज चंद्रयान हो, चाहे डीपीआई हो, चाहे टेलीकॉम हो, चाहे डिफेंस हो, हर एक सेक्टर में भारत को टेक्नोलॉजी डेवलपर की तरह देखा जा रहा है और एक बराबर की पार्टनरशिप दुनिया भर में भारत के और दूसरे देशों की बन रही है। तो G20 के इस समिट में इन सब चीजों को जब रिकॉग्निशन मिला, एक्सेप्टेंस मिली, तो उससे आने वाले कई वर्षों तक इसका देश को बेनिफिट मिलेगा। नए इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, जितनी भी मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग बॉडीज हो, फंड्स हो, उन सब में भारत की आवाज को एक नई पहचान मिलेगी। इन्वेस्टमेंट आने से नई फैक्ट्रीज बनेंगी, रोजगार मिलेगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। आप देखिए ना, जब एप्पल का आईफोन 15 बनता है भारत में, तो दुनिया में आप कहीं भी जाए, लोग कहते हैं अरे यार, जब एप्पल का आईफोन 15 बन सकता है तो कुछ भी बनाया जा सकता है। ये जो कॉन्फिडेंस दुनिया का भारत पे बना है, G20, दिल्ली डिक्लेरेशन और उसमें जो मुद्दे एक्सेप्ट किए गए, वो सब इसका एक ओवरऑल कंप्लीट पिक्चर है। ठीक है, आपने उदाहरण के साथ बताया क्या क्या फायदे होने वाले हैं, लेकिन इस G20 समिट के साइडलाइंस पे बहुत सारी बायलैटरल्स भी हुई। तो 4 बड़े मुल्क मैं चुनकर उठाती हूँ, जिसमें अमेरिका के साथ पहले ही दिन जो बाइडेन जब आए तो वो सीधा लोक कल्याण मार्ग गए, वहां पर एक द्विपक्षीय बातचीत हुई। अगले दिन ऋषि सुनाक ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ हुई, जॉर्जिया मेलोनी इटली की राष्ट्राध्यक्ष के साथ हुई, और इसी के साथ चाहे ओलाफ शोल्ज हो जर्मनी के, या फिर और भी कई सारे मुल्क हैं जिनके साथ बैठकें हुई हैं। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि इन बायलैटरल्स के मद्देनजर क्या मंत्री जी आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि क्या क्या भारत को फायदा होगा? इस बात पर भी जानकारी दी गई कि अमेरिका के साथ जो हम आगे बढ़ रहे हैं, फाइटर जेट्स के इंजन्स को लेकर जो तकनीक के लिए एक डील हुई है, वहां के एरोस्पेस कंपनी में और यहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में, उससे फाइटर जेट्स के लिए इंजन बनाने की तकनीक में हमें सहायता मिलेगी। इन 4 देशों को अगर हम चुन कर देखें तो जो द्विपक्षीय बातचीत हुई है उससे क्या फायदा होगा? बायलैटरल्स में बहुत ही फोकस्ड वे में स्पेसिफिक आउटकम्स को लेके डिस्कशंस हुए हैं। जैसे यूएस के साथ जो बायलैटरल हुई, उसमें टेक्नोलॉजी में जेट इंजन की बात तो है ही है, साथ ही साथ 5G और 6G का अगला डायमेंशन कैसा हो, इसका विस्तार कैसे हो, उसमें टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हो, उसमें भारत के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की शक्ति को यूएस ने पहचाना। और भारत 6G अलायंस, जो कि अपने 6G डेवलप करने का एक बहुत ही अच्छी बॉडी है, जिसमें एकेडमिया है, प्रोफेसर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट है, सबको साथ लेके भारत 6G अलायंस बनी है। कुछ ही महीनों पहले अपने प्रधानमंत्री जी ने भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया था। भारत 6G अलायंस और अमेरिका की नेक्स्ट G अलायंस, नेक्स्ट जनरेशन अलायंस, इन दोनों का MOU हुआ। तो अब आप देखिए, एक तरीके से अमेरिका ने भारत को स्वीकार किया है कि दोनों मिलके बराबर के पार्टनर्स हैं जो कि टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे। साथ ही साथ अमेरिका का जो रिप एंड रिप्लेस प्रोग्राम है, जिसमें नॉन ट्रस्टेड देशों से आए हुए टेलीकॉम इक्विपमेंट को हटाकर डेवलप्ड ट्रस्टेड देशों के इक्विपमेंट को लगाया जा रहा है, उसमें भारत के डिजाइन किए हुए टेलीकॉम इक्विपमेंट को एक्सेप्टेंस इस बायलैटरल से मिली। यानी जो आज भारत टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्टर बन रहा है, इसको सोचिए आप कितनी बड़ी जंप मिलेगी। ऑलरेडी 6000 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट हो रहा है, ये 2-3 गुना बढ़ जाएगा इस बायलैटरल के माध्यम से। इसी तरह से इटली के साथ इस बायलैटरल के कारण जो भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप
ये जो रेल और शिपिंग का कॉरिडोर बनेगा, इस कॉरिडोर में इटली ने बेल्ट एंड रोड से हटकर भारत के साथ जुड़े हुए इस कॉरिडोर को एक्सेप्ट किया। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इससे निकलेगी। भारत की कंपनीज इन सब प्रोजेक्ट्स पे काम करेगी, भारत के इंजीनियर्स इनको डिजाइन करेंगे, रेलवे की टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने का एक हमको नया मार्केट मिलेगा। तो ये ऐसी उपलब्धियां हैं जिसके कारण देश में कई वर्षों तक बेनिफिट मिलेगा। डिजिटल क्षेत्र के लिए मुझे लगा था मैं अंत में आपसे प्रश्न करूंगी 6G को लेकर, लेकिन इसी के साथ जॉर्जिया मेलोनी, अगर मैं सही हूं तो यूरोप के कुछ देशों ने, जिसका आपने पहले भी जिक्र किया, जो हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर देश में क्रिएट किया है, उसके मियर साइज को और एफिशिएंसी को देखकर विश्व में कई देश चाह रहे हैं कि उसको किस तरह से वो भी अपनाए आने वाले वक्त में। क्या इस बारे में भी कुछ आगे बातचीत हुई है? और इसी से प्रश्न का अगला हिस्सा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को, अगर मैं सही हूं तो आप ही ने, मोहम्मद बिन सलमान को आपने उनका स्वागत किया था और वो अभी ठहर रहे हैं स्टेट विजिट के लिए, उनसे भी द्विपक्षीय बातचीत होनी है। क्या इस बाबत कोई जानकारी आप दे सकते हैं कि वहां पर मेज पर क्या क्या मुद्दे रहेंगे या क्या क्या इश्यूज रहेंगे? दो प्रश्न आपके। पहला मैं डीपीआई की बात करूंगा। डिजिटल इंडिया 2015 में लॉन्च हुआ था। इसका जो रिजल्ट दुनिया ने देखा, अब दुनिया में हर जगह इच्छा है, आग्रह है कि डिजिटल इंडिया के बेनिफिट्स को उनके देशों में भी लगाया जाए। अब मान लीजिए यूरोप के किसी देश में भारत के डिजिटल इंडिया के स्टैक को लगाना है, तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए सबसे पहले कॉमन स्टैंडर्ड्स, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक व्यवस्था, तीसरा कौन सी भारत की कंपनीज जाके वहां पे डिजिटल इंडिया को लगाएंगी, चौथा प्राइवेसी के जो नियम उनके हैं और हमारे हैं उसमें कैसे तारतम्य बने। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही क्लियर फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग सिस्टम्स फॉर टेकिंग डीपीआई टू द वर्ल्ड, ये फ्रेमवर्क G20 के दौरान एक्सेप्ट हुआ और वन फ्यूचर अलायंस बनी, जिसके माध्यम से दुनिया के कई देश जो डिजिटल इंडिया के इंडिया स्टैक को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए एक नया रोड मैप तैयार होगा। ये जब डिजिटल इंडिया पीएम साहब ने लॉन्च किया था तो मुझे याद है चिदम्बरम साहब ने कहा था कि कहाँ डिजिटल इंडिया की जरूरत है, कौन खरीदेगा? मोबाइल फोन से कोई आलू खरीदता है, कोई मोबाइल फोन से कोई सब्जियां खरीदता है। आज देखिए बड़े बड़े विकसित देश जैसे जापान, वो लोग भी अपने भारत में बनी हुई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उसको अपने देश में लगाना चाहते हैं। ये इतनी बड़ी उपलब्धि है, इससे कितनी नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी हमारे स्टार्टअप्स को। सोचिए भारत का एक स्टार्टअप कल यूरोप के किसी देश में सारी फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा होगा, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये विजन और उसको इम्प्लीमेंट करने का जो जज्बा है, उस जज्बे को दुनिया ने स्वीकार किया है। आपका दूसरा प्रश्न सऊदी अरेबिया के साथ है। सऊदी अरेबिया भारत के साथ एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप में, ये स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप के कई सारे डायमेंशंस हैं। एनर्जी एक इसका बहुत बड़ा हिस्सा है, ग्रीन डेवलपमेंट बहुत बड़ा हिस्सा है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना और एक्सेप्ट करना बहुत बड़ा हिस्सा है, और अब उसमें एक नया आयाम जुड़ा है, भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप और यूएस का शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर। इसमें सऊदी अरेबिया की भूमिका बहुत बड़ी होगी, क्योंकि भारत के वेस्ट कोस्ट के जो पोर्ट्स हैं, गुजरात से लेके महाराष्ट्र से लेके आगे कर्नाटका और केरल, वेस्ट कोस्ट के जो पोर्ट्स हैं, इन पोर्ट्स से मिडिल ईस्ट के पोर्ट्स तक शिपिंग, और उसके बाद में मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी भूमिका यूएई और सऊदी अरेबिया की रहेगी, जिसमें रेलवे कॉरिडोर बनेगा। आगे जॉर्डन के बाद में यूरोप। तो ये रेलवे का एक कॉरिडोर बनेगा, जिस कॉरिडोर से यूरोप और भारत के बीच में और मिडिल ईस्ट और भारत के बीच में टोटली एक नया डायमेंशन क्रिएट होगा ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन का। तो ये सऊदी अरेबिया के साथ बातचीत का एक महत्वपूर्ण क्या इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए ये जो रेल कॉरिडोर और इकोनॉमिक कॉरिडोर बताया जा रहा है इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप का, इसके लिए क्या कोई डेडलाइन, कुछ टाइमलाइन, कुछ प्लानिंग किस स्टेज पर है? मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा इसे फ्रेम करना, किस स्टेज पर है? अभी सिर्फ इनिशिएशन का ऐलान हुआ है माने, या टीम सेटअप कर दी गई हैं जो टाइमलाइन और टाइमबद्ध तरीके से इसको लेआउट करेंगी?
ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है। देखिए, रेलवे में कॉमन स्टैंडर्ड्स पे लाना एक बहुत बड़ा काम होता है। सबको कॉमन स्टैंडर्ड्स पे लाना, सेम गेज में लाना, सिमिलर इंजन की टेक्नोलॉजी यूज हो, सिमिलर डायमेंशंस के कंटेनर्स लगे, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस होंगे। कई इम्पोर्टेंट टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो कि आउटलाइन किए जा चुके हैं। कुछ प्रिलिमिनरी अलाइनमेंट्स बन चुके हैं। अलाइनमेंट्स फाइनल करना और कंप्लीट एक सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन हो सके, उस लेवल तक पहुंचना, इसमें बहुत सारा काम लगेगा। और इसमें एक क्लैरिटी, एक स्पष्टता आ गई है, जिस स्पष्टता से आगे बढ़ेंगे। अश्विनी वैष्णव जी, आप आज तक पर हमारे साथ आए, आपने इस डिक्लेरेशन को लेकर, G20 समिट को लेकर तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल, आप सुन रहे थे रेल मंत्री को, जिन्होंने उस पूरे जो कॉरिडोर नया बन रहा है, जिसमें जी भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप तक ये जाने वाला है, कौन कौन सी चुनौतियां होंगी, कैसे उसका सामना करना है, G20 समिट के जरिए भारत ने क्या हासिल किया, इन सब पर उन्होंने हमें जानकारी दी। दर्शन सिंह नेगी साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। नेगी साहब, चूंकि बीच में मैंने आपको टोक दिया था, तो फिर से आपसे शुरुआत कर रही हूं। अगर 3-4 लाइनों में आप अपना पूरा टेक, जो थीम था वो तो लोग समझ गए हैं और उस पर लंबी चर्चा हो गई है, जो आउटकम हुआ है, 112 कुल आउटकम रिपोर्ट्स आए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है G20 समिट्स के लिए। इसे कैसे देख रहे हैं आप, जो डिक्लेरेशन पहले दिन ही मुमकिन हो पाया? देखिए, जो डिक्लेरेशन हुई वो तो किसी के ज़हन में भी नहीं था कि ये होगा, और वो हो गया। बहुत बड़ी बात है कि हर किसी ने उसमें सहमति दी है। एंड ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोग सब एक साथ चल रहे हैं, और सब कुछ जो हमने प्रपोज किया है, जो भारत ने जो प्रपोज किया, सॉरी मैं हम कह रहा हूँ बिकॉज मैं अपने को भारतीय कहता हूँ, तो ये भारत ने जो प्रपोज किया वो पूरी दुनिया उसके साथ चलने के लिए तैयार है आज। एंड इसमें किसी ने भी ये कोई सवाल नहीं उठाया है कि क्यों ये नहीं हो सकता है, और बहुत बड़ी चीज है। और हम यूके में स्पेशली ऋषि सुनक जी को जो सम्मान मिला है भारत में, और जो ऋषि सुनक जी और हमारे कंजर्वेटिव पार्टी में जो हम लोग भारत के साथ मिलके जो करना चाहते हैं फ्री ट्रेड, वो बहुत बड़ी चीज होगी। और आई होप के ऋषि जी इस बार ये इस फ्री ट्रेड पे भी चर्चा करके आए और सहमति करके आए। बिल्कुल, बायलैटरल तो हो गया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर कोई बड़ी बात अभी तक कही नहीं गई है, लेकिन इंतजार रहेगा कि क्या उस पर होता है। जो बायलैटरल ऋषि सुनाक के साथ है उस पर भी नजर, और वो मंदिर गए, अक्षरधाम मंदिर यहाँ पर गए, उसकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं अपनी पत्नी अक्षता के साथ। अपने हिंदू धर्म को लेकर उन्हें गर्व होता है। वो जब भी भारत आते हैं मंदिर जाने की बात उन्होंने की थी, उनका परिवार हमेशा जाता है, और इस बार वो आए तो वो भी मंदिर गए। विभूति झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास भी मैं सर आऊंगी, लेकिन अब मैं ऑस्ट्रेलिया अपने दर्शकों को लिए चलना चाहती हूं, जहां पर मेलबर्न से हमारे साथ जितार्थ जय भारद्वाज जुड़ रहे हैं। भारद्वाज जी, आप G20 को जिस तरह से भारत ने होस्ट किया है, और एंथनी एल्बनीज भी आए थे और एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, ऑस्ट्रेलिया इस G20 समिट को किस तरह से देख रहा है? देखिए अंजना, अगर बिजनेस के सेक्टर्स में कहा जाए तो शायद ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा एंथुसियास्टिक कोई भी ग्रुप नहीं था दुनिया का भारत में बिजनेस 20 में पार्टिसिपेट करने के लिए। 40 से ज्यादा लोगों का एक बड़ा डेलीगेशन आया, जिसमें टॉप के सीईओज भारत के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अब जब हम इसका जियोपॉलिटिकल एनालिसिस करने बैठते हैं, कल पूरा दिन और आज भी जो ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का जो थिंक टैंक्स हैं उनको अगर आप सुने, उन्होंने अलग अलग अपने विचार दिए हैं। वो सभी ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत सिग्निफिकेंट काम किया है भारत ने, ना केवल उन देशों को G20 के मंच पर असरदार तरीके से रिप्रेजेंट किया, बल्कि उनको एक चेयर भी दिलवा दी अफ्रीकन यूनियन के माध्यम से। जहां तक साउथ पैसिफिक का सवाल है, जहां तक इंडो पैसिफिक के आइलैंड्स का सवाल है, उनकी बातों को भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी टीम के माध्यम से G20 में रिप्रेजेंट किया, जिसमें एक बड़ा मुद्दा क्लाइमेट चेंज का है। तो ऐसा लगता है कि भारत बेहद कामयाब रहा उन देशों की आवाज को G20 में मुखर तौर पर रखने में और उस पर
एक्शन भी करवा लेने में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो ग्लोबल साउथ के देशों को परेशान करता है, वो टेररिज्म का और मनी लॉन्ड्रिंग का। यहाँ के देशों में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, मगर मनी लॉन्ड्रिंग के सहारे वो बाहर चले जाते हैं। तो ये मुद्दा सबको बेहद पसंद आ रहा है, इसकी बड़ी वाहवाही हो रही है कि इसकी वजह से काफी कुछ जो रिसोर्सेज बाहर चले जाते थे वो रुकेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये देश बहुत नेग्लेक्टेड महसूस करते हैं अपने आप को, कि जो बड़े देश हैं वो हमें टेबल ऑन द चेयर ऑन द टेबल नहीं देते हैं, इस वजह से हमारी बात को कोई ध्यान नहीं देता है। वो किस्सा शायद इसमें खत्म हो गया। और जो सबसे बड़ी कामयाबी है जिसपे काफी क्रिटिकल भी वेस्ट के इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया के लोग रहते थे, वो ये थे कि भारत का रुख जो रशिया पे है वो क्यों है इस तरह का। मगर इस बार जो सबसे बड़ी बात हुई, वेस्ट के कंट्रीज और बाकी देश इस तरीके से साथ आए हैं कि जो डिक्लेरेशन आया, लीडर्स समिट डिक्लेरेशन आया, उसने सबकी करीब करीब बोली बंद कर दी। अंजना, ठीक है, तो विभूति झा जी भी हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में आने वाले हैं और अब आपको उस तरफ ही लिए चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री आने वाले हैं। और श्वेता, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर 3 दिन से लगातार जिस मीडिया ने काम किया था वो अब इंतजार कर रहा है पीएम के पहुंचने का। अंजना, क्योंकि आप हल्ला बोल में व्यस्त हैं तो मैं आपको जरा वो लाइन दिखाती हूँ। देखिए, मेरे पीछे से, हिमांशु आपको दिखाएंगे, मेरे पीछे से वो लाइन शुरू हो रही है और अब वो आगे आगे हम वो बढ़ते जाते हैं सारी जगह पर। किस तरीके से अब विदेशी मीडिया हो, भारतीय मीडिया हो, सबकी संख्या को आप देखते जाइए, यहाँ पर हमारे दर्शक देखते जाएं। हिमांशु, इसके साथ साथ हम आगे आगे चलते जाते हैं, यहाँ से इधर से आइए और हम ये पूरा रास्ता हम दिखाते जाते हैं क्योंकि बहुत देर से मीडिया यहाँ पर प्रतीक्षा भी कर रही है कि कहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे। इस हिस्से को चिन्हित करके यहाँ पर एक घेरा भी लगाया गया है। यहाँ पर सोफाज का इंतजाम है कि क्या शायद प्रधानमंत्री यहाँ पर बैठे एक सफल G20 के बाद जब यहाँ पर आएंगे तो वो क्या कहते हैं इसके बारे में। पूरी सुरक्षा भी आप साथ में देखते रहिए, जो उनका प्रोटेक्शन ग्रुप होता है जिसने पहले आकर सैनिटाइज किया है। यहाँ पर भारतीय सेना के बॉम्ब स्क्वाड ने भी इस पूरे हिस्से को सैनिटाइज किया है। उनका डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर था और तमाम आधुनिक उपकरणों के साथ उन्होंने ये सब कुछ दिखाया है और उसी में आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, एक चक्कर हमने लगा लिया है इसमें, अगर किलोमीटर के हिसाब से मैं गिन सकती, वाकई में आपको दिखाती इस समय। भारतीय और विदेशी ये सारा मीडिया यहाँ पर है और अब एक गोल चक्कर पूरा हो चुका है और अब दूसरी लाइन की तरफ मैं बढ़ रही हूँ। ये देखिए, यहाँ से होते हुए और आगे बढ़ते जाएंगे हम। हिमांशु, आगे ही चलते जाइए। अब सोफे पर बैठे हुए, वर्क स्टेशंस पर बैठे हुए, लेकिन आगे की तरफ वो सारे कैमरे भी लगे हुए इस पूरे घेरे में। सामने आपको अलग अलग चैनल्स के सारे अलग अलग नेटवर्क्स के लोग भी दिख जाएंगे। जो विदेशी मीडिया है उनके मन में थोड़ा सा कौतूहल भी है कि ये इतनी बड़ी संख्या में सारी की सारी मीडिया। देखिए, पीछे से हम चलते जा रहे हैं और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हुए। हालांकि इसमें कई ऐसे भी लोग हैं जो मंडपम के कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व थे और वो सब यहाँ पर आकर प्रधानमंत्री को एक बार सामने से देखना चाहते हैं, वो उनकी बातों को सुनना चाहते हैं। पता नहीं यहाँ पर आकर बोलेंगे कि नहीं। देखिए, ये लाइन चले जा रही है और इसके आगे आते हुए वहां आखिरी तक आप इस समय मीडिया की लाइन को देख सकते हैं। तो अब बस कहा जा रहा है कि किसी भी समय प्रधानमंत्री आ सकते हैं और इतनी लंबी लाइन देखने के बाद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री थोड़ा सा जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगे। अंजना जी, और देखिए, जैसा हम लोगों ने आज तक भारत मंडपम के इंडिया इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में हमने सबसे ज्यादा एक स्टूडियो ले लिया था जिसको लेकर कई लोग ये भी थे। आज हमने ऐसी ही जगह यहाँ अपने दर्शकों के लिए भी ले ली है। तो अब यहाँ से आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस हिस्से में जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, प्रधानमंत्री इस हिस्से में आएंगे और यहाँ पर एक पूरा स्क्वायर कॉर्डन ऑफ करके बनाया गया है। यहाँ पर भी मीडिया की भारी मौजूदगी है, लेकिन इसी के साथ ये जो हिस्सा है
उसमें आपको प्रधानमंत्री पूरे हिस्से में दिखेंगे, तो आपको मुझे लगता है कि इससे बेहतर व्यू कहीं से भी नहीं मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और मुझे लगता है कि 2-3 बातों पर उनका जोर होगा। अगर वो एड्रेस करते हैं या बात करते हैं या सिर्फ धन्यवाद देकर चले जाते हैं, इस बात का इंतजार रहेगा। लेकिन यहाँ पर इस पूरा स्क्वायर एरिया जो घेरा गया है, यहाँ पर प्रधानमंत्री सबसे घूम के मुझे लगता है एक तरह से अभिनंदन करेंगे, जिस तरह से मीडिया कर्मियों ने लगातार इस G20 समिट को यहाँ पर कवर किया है। खास तौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट फ्लोर है, एक मैज़नाइन फ्लोर बीच में है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर है। जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर इंटरनेशनल मीडिया के तमाम जो न्यूज चैनल्स हैं उन सबको स्टूडियोज दिए गए थे, जिसमें सिर्फ आज तक था। वो सभी इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स के भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वो सब इंतजार कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कुछ ही देर में आने वाले हैं। लगभग 6:15 बजे का वक्त दिया गया था, अब 6:30 हो गए हैं और कुछ ही देर में उनकी एंट्री होगी। और अगर आप श्वेता अब उस हिस्से में पहुंच गई हैं जहां से उनकी एंट्री होने वाली है, क्योंकि हम तो जब तसल्ली बख्श तरीके से वो यहाँ पर पहुंचेंगे और घूमेंगे वो हिस्सा दिखाएंगे, तो वहां से एक बार नजारा दिखा दीजिए कितनी देर में लगभग प्रधानमंत्री की एंट्री होने वाली है। सभी को इस बात का इंतजार है। एसपीजी ने कई लेवल्स की चेकिंग जो है वो यहाँ पर की है और कई बार तो एंट्री पे ही, एक तो वैसे ही हम लोगों के फेस आइडेंटिफिकेशन से आई कार्ड्स बने हैं बारकोड्स के साथ, उसके बाद हर कैमरा की चेकिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर आके भी दोबारा इन तमाम कैमराज और माइक्स की चेकिंग करके वो यहाँ से गए हैं। तो सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है और इस बीच पीएम का इंतजार है। श्वेता, अब हम आपको भारत मंडपम बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जबरदस्त रोशनी में नहाया हुआ ये पूरा जो हिस्सा है भारत मंडपम का, ये बीते दिन भी आपने देखा था और बीती शाम तो बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि एक बहुत ही सफल दिन के बाद जब न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन लगभग 3 बजे के बाद ही जानकारी आ गई थी कि सहमति बन गई है। 4-5 बजते डिक्लेरेशन की बात सामने आ गई थी और फिर शाम होते होते सबको राष्ट्रपति जो होस्ट कर रही थी डिनर, उसका इंतजार था। और उसके बाद शाम में भारत मंडपम का सामने का नजारा, जब खूबसूरत रोशनी में नहाए हुए वहां पर तमाम झरने थे, और वही नजारा आज की शाम का भी हम आपको दिखा रहे हैं। हम उसके बिल्कुल बगल में इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में मौजूद हैं, जहां प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे, हम फौरन आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन विभूति झा जी हमारे साथ अब हैं, तो अब ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से आइए, आपको सीधे लिए चलते हैं अमेरिका। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें यही कहा गया था कि अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, जो पहले उम्मीद थी उससे पहले ही ये डिक्लेरेशन आ गया है। तो कुछ देर में हम चलेंगे अपने मेहमानों के पास ये जानने के लिए। कई डिप्लोमैट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। अगर इस G20 समिट पर आप देखें तो पीएम नरेंद्र मोदी की छाप साफ दिखाई देती है। उन्होंने जिस तरह से लगातार इस देश के अलग अलग हिस्सों में, आप सोचिए कि इस G20 समिट में सिर्फ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन नहीं है, इसमें गोवा का भी वर्णन है। वहां पर जो समिट हुआ, वहां पर जो आयोजन हुआ, वहां से जो निकला वो भी है। अहमदाबाद में लैंड रेस्टोरेशन पर जो चर्चा हुई, अहमदाबाद लैंड रेस्टोरेशन को भी है। और अब लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में मुझे लगता है पहुंच गए हैं, क्योंकि हलचल तेज हो गई है। अब कुछ ही देर में वो यहां पर आपको दिखाई देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका इसलिए भी इस वक्त बज रहा है क्योंकि बहुत सारी आशंकाएं थी, जिस तरह की चुनौतियां थी इस G20 समिट के बीच में, उस बीच में तमाम ऐसे देशों के बीच, आप सोचिए एक मंच पर रूस यूक्रेन की जंग के बीच, जहां रूस भी हो, अमेरिका भी हो, चीन भी हो, जहां तमाम यूरोपीय देश हो जो मुखर होकर बौखलाए हुए थे रूस पर, उन सब के बावजूद एक ऐसा कंसेंसस बनाना जिस पर रूस भी राजी हो जाए, जिस पर अमेरिका भी राजी हो जाए, जिस पर इंग्लैंड भी राजी हो जाए, जिस पर फ्रांस भी राजी हो जाए, और ऐसे ही चीन और तमाम मुल्क हो जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व रहा है उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। और उसी से एक तरह से ये आप देख पाए हैं कि जो उनकी निजी भी केमिस्ट्री थी तमाम अन्य राष्ट्राध्यक्षों के साथ, वो बहुत काम आया। पहले ही दिन जो बाइडेन जब लोक कल्याण मार्ग गए सीधा एयरपोर्ट से अपने एयरफोर्स 1 से उतरने के बाद, उस दिन ही लगा कि जिस तरह से आगे बातें बढ़ रही हैं, एक कंसेंसस बनने की उम्मीद है। कैसे कैसे कंसेंसस, क्योंकि जब डिक्लेरेशन निकलता है तो एक एक शब्द को लेकर कोई ना कोई देश अटक जाता है। तो हमने यूक्रेन का नाम इस डिक्लेरेशन में 4 बार डाला है, लेकिन रूस का नाम वॉर वाले हिस्से में नहीं है।
इसी के साथ अगर आप अन्य चीजों को देखें तो चाहे वो रूस का नाम आया है, कुछ मुद्दों पर आया है, फूड ग्रेन का जो शॉर्टेज इस वक्त हो रहा है उस पर आया है, युद्ध पर आप कई सारे पैराग्राफ्स पढ़ेंगे तो युद्ध में बिल्कुल ऐसा लगता है कि रूस जो इस वक्त यूक्रेन पर कर रहा है उसका डिस्क्रिप्शन है, लेकिन रूस का नाम नहीं है। और इसी वजह से साथ हम रूस को भी लेकर आ पाए, जिसमें ये युद्ध का युग नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा बोलते आए हैं और वही एक बार फिर से इस जो डिक्लेरेशन है उसमें न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में लिखा गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये इंडिया इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में आने वाले हैं और सभी को इंतजार है उनके आने का। हालांकि बहुत कम उम्मीद है कि वो किसी से बात कर पाएंगे या कुछ यहाँ पर बोलेंगे, क्योंकि ज्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पर सबका अभिनंदन करते हुए और चले जाएंगे। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौसमी सिंह भी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। हम एक ऐसी जगह पर मौसमी खड़े हैं जहां पर तसल्ली बख्श तरीके से पूरा कॉरिडोर में घूमने के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर स्क्वायर में आने वाले हैं, लेकिन ऐसा कम ही लग रहा है मौसमी कि वो कुछ बोलेंगे। हो सकता है वो अभिनंदन अपनी तरफ से दें मीडिया कर्मियों का, जिन्होंने लगातार, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद है, जो अलग अलग देशों से लोग आए हैं जिन्होंने G20 सफल G20 समिट को कवर किया है। मौसमी बिल्कुल अंजना, जिस जगह आप हैं वो काफी इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि वहीं पे आके प्रधानमंत्री रुकेंगे और बातचीत करेंगे। हो सकता है वो इंटरैक्ट करें, पर प्रधानमंत्री बहुत डायनेमिक तरीके से स्पॉन्टेनियस तरीके से मिलते हैं, तो हो सकता है कि वो कुछ बोले भी या एक थैंक्स गिविंग छोटी सी स्पीच दे। पर पीछे आप देख रहे हैं जहां हम खड़े हैं अंजना, ये बिल्कुल एंट्री पॉइंट है और पीछे ये दरवाजा खुलेगा, यहाँ से प्रधानमंत्री भीतर आएंगे और सचिन से बोलेंगे कि थोड़ा सी दिक्कत होगी, पर सचिन जरा उठाकर दिखाइए तो किस तरह से पूरी कैमरास की कतार लगी हुई है, तांता लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बैरिकेडिंग अंजना की गई है। लगातार कभी इंडोनेशिया और उसके बाद भारत में बैक टू बैक प्रधानमंत्री का 24 घंटे का बैक टू बैक पैक्ड शेड्यूल था, और अब जब इस पूरी G20 की सफलता का बखान पूरा विश्व कर रहा है तो प्रधानमंत्री अंत में आके मीडिया को भी थैंक करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी क्राफ्ट बाजार, हो सकता है कि प्रधानमंत्री क्राफ्ट बाजार गए हों। आपको दिखाई थी वो पूरी तस्वीर जहां मिनी भारत की झलक है, डिजिटल भारत की झलक दिखती है, आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखती है, भारत के तमाम ग्रामीण मिशंस की झलक दिखती है। तो प्रधानमंत्री पहले वहां जाएंगे अंजना, और उसके बाद यहां पे हम लोग पहली तस्वीर दिखाएंगे, फिर आपको बेटन पास कर देंगे। बिल्कुल, तो आप एंट्री पॉइंट पे खड़ी हैं और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ जहाँ पर वो लगभग अंत का जब होना लगेगा, यहीं पर एक सर्कल लेकर यहाँ पर लेकर वो वापस जाएंगे। तो आपके अब भरोसे है जैसे ही पीएम की एंट्री होती है। आपने बताया कल्चरल कॉरिडोर में वो इस वक्त मौजूद है मौसमी? जी बिल्कुल, देखिए अंजना, यहाँ से थोड़ी ही दूर पे एक क्राफ्ट बाजार है जहाँ पे सारे लोकल आर्टिजन्स आए हैं और ग्रामीण भारत से ऐसे कलाकार शिल्पकार आए हैं जो बहुत गरीब तबके से हैं और बहुत संघर्ष करके उन्होंने जो है संस्कृति और सभ्यता को पिरोकर अपनी कलाओं को आगे पहुंचाया है। तो वो पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक आर्टिस्ट भी वहाँ पे हैं, उनको भी थैंक करने के लिए प्रधानमंत्री जाएंगे। और जो इंडिया का जो इंक्लूसिव ग्रोथ का नारा पूरे विश्व को भारत ने दिया है, वहां इसलिए वो जरूरी हो जाता है कि क्राफ्ट बाजार उसकी तस्वीर थी। तो प्रधानमंत्री पहले क्राफ्ट बाजार जाएंगे और वहां पे तो आपको वॉलेट से आप पे करते हैं, आपका यूपीआई वॉलेट है। जो बाहर के डेलीगेट्स आए उनके पास 1000 का नोट नहीं है, तो यूपीआई वॉलेट से आप पे कीजिए और डिजिटल पे करते हुए आप तमाम कॉटेज इंडस्ट्रीज का जो सामग्री है वो खरीद सकते हैं। तो प्रधानमंत्री पहले वहां पे, और अब बस इंतजार है हमें। और मुझे लगता है वहाँ पर जितने आर्टिजन्स हैं, जो वीवर्स हैं, जिन्होंने बिल्कुल अपनी कला को वहाँ पर रखा है, कलाकृतियों को वहाँ पर रखा है, उन सबसे भी प्रधानमंत्री मिलजुल कर फिर यहाँ इंटरनेशनल मीडिया सेंटर, अब तो उनके सिर से वो बोझ हट गया है कि जिस तरह से आयोजन होना था G20 समिट का, एक सफल आयोजन हुआ है। उसके बाद से यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में वो पहुंचने वाले हैं भारी तादाद में। मतलब अगर मुझे लगता है कैमरास की गिनती शुरू होगी तो उसमें भी आधा एक घंटा लग जाएगा अगर आप गिनती शुरू करेंगे कि कितने कैमरा, कितना मीडिया पर्सन यहाँ पर मौजूद हैं।